गुड मॉर्निंग। क्या बेटा संजय, पूरा घर वर तुम्हारा डूब गया क्या पानी में? गली वली पूरा दिखा रहे हो, पानी वानी भर गया है बिल्कुल। ये हाल हर जगह का है, तुम्हारा नहीं है। पूरा बाढ़ बहुत जगह आ चुकी है। गंगा का पानी ऊपर है, भयंकर तरीके से लेवल ऊपर जा रहा है। ये तो बघाड़ा वघाड़ा तो सब डूब चुका होगा उधर का। तुम लोग का प्रयागराज का तो ये कहाँ जाएंगे। ये छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा और ये सब डूब चुका होगा पूरा। पानी अंदर तक आ गया होगा। हाँ वही तो, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़िया है तुम लोग घर पे हो, है ना। नहीं तो लेके भागते इधर उधर सब। हर जगह का लेवल है, कोई एक जगह का नहीं है वो। सब नदी में ही आया हुआ है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो भी नदी के किनारे होगा लगभग लगभग सब में वही बुरा हाल है सबका। प्रयागराज का है, बनारस का है, चाहे बिहार में है, नदियों के किनारे सब जितने हैं सब लेवल। हाँ बगाड़ा साइड तो दो दो लेवल तक डूब गए हैं, मतलब सेकंड मंजिल तक डूब गया है। नीचे वाले की तो बात है छोड़ो, वो दो दो मंजिल के मकान डूब गए हैं। चलो ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात कर लिए थे। और लगभग कंप्लीट हो गया है सब कुछ। उसमें एक सीट भेजी थी हमने क्वेश्चन की, देखा आप लोगों ने सीट को? जो क्वेश्चन थे, दिल्ली सल्तनत की सीट शेयर की थी, ओपन की एक भी बार? मतलब कुछ टाइम वाइम मिला? नहीं मिला? क्वेश्चन देखे थे सब लोग? नहीं देखे? बाबर का आक्रमण हो चुका है कि नहीं? बाबर का आक्रमण हो गया है कि नहीं? हो चुका है। बाबर का आक्रमण हो चुका है। जब शासन चल रहा था इब्राहिम लोदी का, लोदी वंश का, और शासन, वो पानीपत का युद्ध है, उसमें हरा देता है। लेकिन अभी हम लोग शुरू नहीं करेंगे, मुगल वंश नहीं शुरू होगा। अभी मुगल वंश नहीं शुरू होगा। क्योंकि मुगल वंश से पहले एक और साम्राज्य आएगा आपका, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो मुगल वंश अभी बाद में चालू करेंगे। इससे पहले एक साम्राज्य होगा, विजयनगर। तो ये भी असल में साथ में ही चल रहा है, जैसे दिल्ली सल्तनत चल रही है ना, तो साथ में ही विजयनगर भी चल रहा है। लेकिन अब एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता ना भाई। या तो पहले दिल्ली सल्तनत खत्म करना होता है ना, या तो विजयनगर करना है। तो पहले दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसी के समकालीन एक और साम्राज्य चल रहा है, विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण में चल रहा है। देखो, दिल्ली सल्तनत सारी उत्तर में चल रही है, उत्तर भारत में सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है उत्तर भारत में, तो यहाँ से शासन चल रहा है। तो सारी बातें कहाँ हो रही हैं आपके, ये गुजरात से लेके ऊपर के एरिया में, राजस्थान, गुजरात, एमपी, जो ऊपर का क्षेत्र है, यूपी, इधर वाला पूरा क्षेत्र है, बंगाल वंगाल। और इसी के समकालीन दक्षिण भारत में एक दूसरा साम्राज्य चल रहा है, और उसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। और ये टाइम है 1336। 1336 से ये विजयनगर साम्राज्य शुरू होता है। 1336, 1336, 1336 से ये साम्राज्य शुरू हो रहा है, और ये दक्षिण में है। ठीक है। 1336 से शुरू होकर ये साम्राज्य लगभग जाएगा 1650 के आसपास तक।
मतलब लगभग लगभग 300 साढ़े 300 साल का ये साम्राज्य है। 1336 से लेकर 1650 तक ये विजयनगर साम्राज्य आपका रहेगा। ठीक है, अब आपको हमको ये बताइए कि जब ये विजय साम्राज्य की नींव पड़ रही है तो दिल्ली पर किसका अधिकार है? शासक का नाम बताइए हमको। जब विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ रही है दक्षिण में, तो दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा है? सभी लोग। जब दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ रही है, तो उस समय उत्तर में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें किसका शासन चल रहा है? अमित कह रहे हैं एमबीटी, ऋषभ इल्तुतमिश, तुगलक वंश एमबीटी। एमबीटी का शासन चल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो यहाँ एमबीटी का शासन चल रहा है। तो जिस समय साउथ में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी, उस समय उत्तर भारत के दिल्ली सल्तनत में एमबीटी है। अभी तक आपने पढ़ा है इसका अच्छा काम, जो एग्जाम के लिए था एमबीटी का, जो सन की वगैरह। अब ये दिखाएगा अपना खतरनाक का, जब ये विजयनगर साम्राज्य उधर होगा। तो अभी तक तो सब अच्छी अच्छी बातें चल रही थी। एमबीटी ने बहुत तबाही मचाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ में। मतलब ये जब जाते थे ना, तो पूरा का पूरा राज्य को ही ये लोग उजाड़ देते थे, खत्म कर देते थे पूरा। तो एमबीटी, ऐसा एक वाक्य हुआ था कि जब साउथ में उस समय, अच्छा स्थापना किसने की है तो उसको समझ लो जरा। दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का। दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का नाम के। देखो, बहुत लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में उतना वो पढ़ते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग ज्यादातर ये मुगल कालीन ही पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच में ये सब चीजें छोड़ देते हैं। इसको थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बीच में जो साम्राज्य आएगा, विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य जो 1336 है उसमें स्थापना करता है हरिहर और बुक्का नाम के। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई करते हैं। असल में 5 भाई थे, तो उनमें से 2 भाई जो हरिहर और बुक्का हैं, ये लोग मिलकर के उसके करते हैं स्थापना। कहा ऐसा जाता है कि इनका कोई जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से कोई शायद इसका दुश्मन रहा होगा, या कोई भी मुस्लिम सूबेदार या कोई था, तो वो चला जाता है वहां विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का के पास, और उनसे संरक्षण मांगता है कि हमको मतलब बचा लीजिए और ऐसा समथिंग। तो हरिहर और बुक्का उसको दे देते हैं जगह वहां। इससे मोहम्मद बिन तुगलक खफा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इस तरह से कि तुमने क्यों शरण दी उसको, और वो आक्रमण कर देता है वहां विजयनगर की राजधानी पे। बहुत तबाही मचाई जाती है, सबको मार दिया जाता है, पूरा जो भी था जिस जगह पे लोग थे। और हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया जाता है। तो हरिहर और बुक्का को बंदी बना के मोहम्मद बिन तुगलक के पास लाया जाता है, एमबीटी के पास। जब हरिहर और बुक्का को बंदी बना के लाया जाता है, तो एमबीटी कहता है कि एक ही चारा है आपके पास, या तो इस्लाम ग्रहण कर लो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो कैद में था, कोई रास्ता था नहीं। तो हरिहर और बुक्का में कहा जाता है, ऐसा हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि हरिहर और बुक्का ने फिर इस्लाम ग्रहण कर लिया एमबीटी के कहने पर। और जब इस्लाम ग्रहण कर लिया, तो फिर उसने जो एमबीटी था उसने उनको छोड़ दिया, हरिहर और बुक्का को। और हरिहर और बुक्का को वहां छोड़ दिया, तो फिर कहा कि अब आप जाइए अपने वापस क्षेत्र में, उसी जहाँ से आप आए हैं। ये असल में कर्नाटक के क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो जो विजयनगर है वो कर्नाटक के क्षेत्र की उस पर। तो वापस लौटते हैं वो लोग। जब वापस लौटते हैं, तो अब एमबीटी सोचता है कि हमारी तरफ से वहाँ इस्लाम का प्रचार करेंगे और वहां पर वो मुस्लिम सल्तनत की स्थापना करेंगे इस तरह से। बट वहां पे एक गड़बड़ हो जाती है। जब हरिहर और बुक्का वापस कर्नाटक वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो उनको एक गुरु मिल जाते हैं। उन गुरु का नाम है विद्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। तो विद्यारण्य जो है वो एक महान व्यक्ति, तो इनके संपर्क में आ जाते हैं हरिहर और बुक्का। विद्यारण्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके संपर्क में ये आते हैं, तो विद्यारण्य।
और जैसे ही विद्यारण्य के संपर्क में आते हैं ये लोग इस्लाम धर्म को छोड़ देते हैं और विद्यारण्य के कहने पर हिंदू धर्म अपना लेते हैं। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किनके कहने पर हरिहर और बुक्का इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं। वो हैं विद्यारण्य, गुरु विद्यारण्य। तो विद्यारण्य के कहने पर ये वापस हिंदू धर्म में आ जाते हैं और उधर एमबीटी का शासनकाल चल ही रहा है। तो और लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहेंगी। लड़ाइयाँ का बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। एक युद्ध फेमस है, उसका हम बता देंगे आपको। कालीकोटा का एक युद्ध है जो सबसे बहुत फेमस है। तो अब यहाँ पर जब होता है ऐसा, तो ये विद्यारण्य के संपर्क में आके और यहाँ से नींव पड़ती है एक हिंदू साम्राज्य की। अब आपको बता दें, यही एक ऐसा हिंदू साम्राज्य है जो इस सल्तनत काल से लेकर मुगल काल के बीच में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय चल क्या रहा है। इस समय दिल्ली का शासन चल रहा है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, जो तुर्क और अफगान लोग शासन कर रहे हैं। फिर साउथ में जो विजयनगर है, ये आपका कर्नाटक वाले एरिया में पड़ जाएगा। तो विजयनगर के क्षेत्र में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। पहले ये लोग मुस्लिम ग्रहण कर लिए थे इस्लाम, लेकिन बाद में ये लोग विद्यारण्य के कहने पर हिंदू साम्राज्य बनाते हैं और हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत प्रतापी टाइप के लोग, जिन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की विजयनगर की। तो लगभग 200-300 सालों तक ये चलेगा। बट ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, ज्यादातर लोग मुगल काल ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसी समय मुगल काल कहा जाएगा। तो विजयनगर के बारे में ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। इस समय का समय काल समझिए जरा, पहले वो समझा दे क्या चल रहा है। दक्षिण में विजयनगर बन चुका है, स्थापना हो चुकी है विजयनगर की। हरिहर बुक्का ने स्थापना कर रखी है 1336 में। याद रखिएगा, 1336 में स्थापना हो चुकी है। अच्छा, और दिल्ली सल्तनत चल रहा है उत्तर में। एक और साम्राज्य जो इसका प्रतिद्वंदी है, विजयनगर का प्रतिद्वंदी है, वो बहमनी साम्राज्य। ये दिल्ली सल्तनत से अलग है, बहमनी साम्राज्य बोलेंगे। तो ये बहमनी साम्राज्य आएगा यहाँ। इसी समय बाबर आ जाएगा। भाई इसी समय बाबर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बाबर का काल कौन सा है समय? 1526, पानीपत का युद्ध। तो 1336 से लेकर 1650 तक है ना विजयनगर साम्राज्य। तो बीच में बाबर भी आ जाएगा। बीच में कौन आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। और बीच में आ जाएंगे पुर्तगाली। मतलब आधुनिक भारत का भी काम चल रहा है, बीच में पुर्तगाली भी आ जाएंगे। पुर्तगाली कब आए हैं? 1498 में, वास्को डी गामा जब पहुंचा है। तो अब विजयनगर साम्राज्य आपका समय, ध्यान रखिए इन चीजों को। इतिहास समझना है तो इस सब चीजों को याद रखना होगा, लेकिन सबको एक साथ नहीं पढ़ना होता। अब ये नहीं कि पुर्तगाली आए तो आप पुर्तगाली शुरू कर दोगे, तुरंत फंस जाओगे अगर बीच में पुर्तगाली पढ़ना चालू कर दोगे तो अब अगर हम इसमें देखते हैं तो 1336 से 1650 के बीच का जो समय है, इस दौरान जब 1336 में स्थापना हुई है, 1336 में स्थापना हुई है विजयनगर साम्राज्य की, तो इस दौरान दिल्ली सल्तनत में एमबीटी बैठा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक। और दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी है। फिर इसी समय 1498 के आसपास पुर्तगाली आ जाएंगे, ठीक है, साउथ की तरफ कालीकट आते हैं वो लोग। और बीच में एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, जो इसका प्रतिद्वंदी समझ लो, विजयनगर का प्रतिद्वंदी है बहमनी साम्राज्य। और इसकी स्थापना आपकी 1347 में हो जाएगी, मतलब 10-11 साल बाद ही हो जाती है। जैसे 1336 में विजयनगर बनता है, इसमें बहमनी साम्राज्य बन जाता है। तो ये उसका प्रतिद्वंदी है, बहमनी साम्राज्य। खूब लड़ाई होगी, जितनी लड़ाई एमबीटी के साथ नहीं होगी, उससे ज्यादा लड़ाई होगी बहमनी साम्राज्य से। और जब तक ये दोनों साम्राज्य रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे। रीजन, बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य है और जो विजयनगर साम्राज्य है वो हिंदू साम्राज्य है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों दोनों अलग अलग हैं। तो जो बहमनी साम्राज्य है इसमें मुस्लिम शासक हैं और जो विजयनगर साम्राज्य ये हिंदू शासक हैं। तो जब तक दोनों साम्राज्य रहेंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी, लास्ट तक। मतलब ये एक ऐसा इनका वो है कि कभी भी ये शांति से नहीं बैठेंगे, लड़ते ही रहेंगे दोनों, बहमनी और ये, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक लड़ते रहेंगे। तो इसमें है
फिर पुर्तगाली आएंगे और फिर बीच में 1526 के आसपास बाबर आ जाएगा। तो बाबर जब आएगा तब भी आपका विजयनगर साम्राज्य चल रहा है, ध्यान रखिएगा। बाबर जब आएगा तब भी चल रहा है, लेकिन उधर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत की जगह कौन आ जाएगा? मुगल साम्राज्य आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या चल रहा है? कहानी समझ में आ रही है विजयनगर की क्या चल रहा है? समझना बहुत जरूरी है कि असल में चल क्या रहा है शुरू करने से पहले, कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय और क्या स्थिति है उस समय हिस्ट्री की, कि क्या चल क्या रहा है वहां पर, है ना? तब चीजें क्लियर होंगी। सीधे सीधे पढ़ोगे तो चीजें भूल जाएंगी। तो 1336 में स्थापना होगी, ठीक उसी समय 1347 में एक बहमनी साम्राज्य बन जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे, इस समय दिल्ली सल्तनत पे एमबीटी बैठा हुआ है। और फिर 1498 में पुर्तगाली कालीकट पहुंच जाएंगे। दक्षिण भारत में जो केरला का कोझिकोडे है, तो वहां कालीकट पहुंच जाएंगे, तो एक पुर्तगाली भी आ जाएंगे। ठीक उसी समय 1526 के आसपास बाबर आ जाएगा पानीपत के युद्ध में, और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा और इस समय मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा बाबर का। तो बाबर के समय विजयनगर पे एक बहुत प्रतापी शासक है, बहुत प्रतापी शासक है विजयनगर साम्राज्य का, जब बाबर आएगा। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय बहुत प्रतापी है। तो बाबर खुद कहता है, बाबर अपने आत्मकथा में लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान में एक बहुत प्रतापी शासक को देखा है जो इस समय है, और वो कृष्णदेव राय जो दक्षिण में है। इससे बड़ा प्रतापी शासक मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। ये बाबर ने खुद लिखा है अपने जो भी उसकी आत्मकथा है। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत प्रतापी शासक है कृष्णदेव राय, दक्षिण भारत का, और उसके बारे में बाबर भी प्रभावित था उससे। तो ये चीज उसमें थी। ठीक है, तो कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी आइडिया दे दें, जानकारी दे दें कि क्या चल रहा है, फिर हम शुरू करेंगे विजयनगर साम्राज्य। देखो, थ्योरी पढ़ना बहुत वो नहीं है, एक आध लाइन तुरंत याद हो जाएगा एग्जाम का। चीजें अगर समझ में आती है ना तो उसमें रटना बहुत आसान है। ठीक है, और समझ में ही नहीं आएगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। आज बड़े कम लोग हैं यार, 72 72 लोग। चलो भैया, जरा थोड़ा आज कैमरा वैमरा ऑन करो सब लोग, 2 मिनट के लिए आमने सामने आओ सभी। सुमित बड़ा खुश हुआ सर, मुझको भी कैमरा ओपन करने का मौका मिला, वेरी गुड। ठीक है, निधि शर्मा, हेमा, आशीष। एक क्रूर सिंह काहे बने हो तुम आशीष? क्रूर सिंह का नाम सुने हो? अच्छा, तुम लोग के समय वो आता नहीं था सीरियल, एक चंद्रकांता सीरियल आया करता था बहुत पहले। तुम लोग तो हमें लगता है उसके बाद ही पैदा हुए होगे। तो चंद्रकांता एक सीरियल आया करता था बहुत बढ़िया, तो उसमें नौगढ़ और विजयगढ़, ये जो मिर्जापुर के क्षेत्र नहीं है एरिया, यहाँ का किले के बारे में बात हुआ करती थी। उसमें चंद्रकांता बहुत सुंदर राजकुमारी थी। तो एक बनाया गया है उस सीरियल को, बट ऐसा था, कोई था, लेकिन अब वो वही नहीं थी, उसमें कुछ पात्र डाले गए थे उसको अच्छा बनाने के लिए। तो उसमें क्रूर सिंह था, तो उसका एक था ऐसे ही बाल वाला, ऐसे जैसे आज का वो जो स्पाइक वाला नहीं उठाते, तो वैसे क्रूर सिंह था। यक पिताजी उसका बहुत बड़ा डायलॉग था, हम लोग छोटे थे उस समय। तो बहुत संडे को आया करता था भाई, जो भीड़ लगती थी बता रहे हैं। ऐसा तो हम देखे ही नहीं, आजकल लोग का देखते होंगे, एक घर में जिसके टीवी हुआ करती थी 40-50 लोग वहीं बैठ जाया करते थे और देखा करते थे चंद्रकांत एक साथ बैठ के। और फिर कोई बोल दे उस दौरान कोई बोल दे तो उठा के बाहर फेंक देते थे सब, चलो घर के बाहर। ये हालत थी उस समय, ऐसा सब किया चला करता था। ठीक है, तो ये भी हिस्ट्री के ऊपर बनी थी, सीरियल हिस्ट्री के ऊपर ही बना था, लेकिन कुछ अच्छा जोड़ा गया था उसमें, प्रेम ग्रंथ वगैरह सब बढ़ा दिया गया था चंद्रकांता और जो दूसरे थे। चलिए छोड़ते हैं वो बात। तो आ, सब लोग खुश दिखाई दे रहे हो, ज्योति, दीक्षा, ज्योति कई है क्या? राफिया बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, सब एकदम मुस्कुराते हुए, सही है। हाँ ठीक है, विमल, रिंकी, ज्ञान प्रकाश, योगेश, मीनू, महिमा, आरती, आकांक्षा। जब तक रिवाइज करते रहो तुम लोग। कीर्ति, विनय, श्रुति, अजय। चलो, 70-71 लोग कनेक्ट हैं। मैं सृष्टि, सौरभ। देखो ऐसे क्या होता है ना कि पहचान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये स्टूडेंट हैं सब, है ना? मोहम्मद इरफान, V2070, नया मोबाइल लाई हो क्या? अमित, तो
अंजना वैशाली, चलो ठीक है। तो ठीक है, हो गया। तो काफी लोग ऐड हैं, 70, कितने हैं, 71 हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की बात चल रही थी, तो इतनी सारी कहानी आपकी हुई। अब समझिए जरा, थोड़ा सा आइडिया दे दे विजयनगर के बारे में, जिससे आप पढ़ो जब ना तो आसानी रहे। तो विजयनगर है क्या, विजयनगर क्या है एक्चुअल में? तो इसको ऐसे समझ लो, रामायण पढ़ी है? रामायण, या रामायण के बारे में सुने हो? तो जो लोग रामायण के बारे में सुने होंगे, उसमें एक कांड है किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा जो कांड है, उस किष्किंधा कांड में ही सुग्रीव, बाली और हनुमान जी की बात वगैरह है कि जब वहां प्रभु राम जी पहुंचते हैं तो मुलाकात सुग्रीव वगैरह से होती है। ये विजयनगर पुराना किष्किंधा ही है, समझ लीजिए। ये रामायण काल का किष्किंधा ही विजयनगर। ठीक है। तो ये जब जो विजयनगर की बात हो रही है, जो कर्नाटक के साम्राज्य की, ये उस समय का किष्किंधा है, रामायण काल का, जहां रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो उसको हम्पी जाना जाता है। आप जान रहे होगे, हम्पी सुना है नाम? चलिए आप बताइए कि हम्पी के जो रथ है वो किस नोट पे बना हुआ है? हम्पी का जो रथ है वो किस नोट पे बना हुआ है? कितने रुपए के नोट पे वो रथ बना हुआ है? हम्पी जो कर्नाटक में है, जो विजयनगर साम्राज्य है, हम्पी का जो रथ बना हुआ है वो कितने रुपए के नोट पे बना हुआ है? देखिए कौन कौन आंसर दे रहा। आज देख ही लेते तुम लोग की जीके क्या है। सौरभ कह रहे 50 रुपए, रिंकी कह रही है 50, विमल 50, रजनी 10, अभिषेक 5 रुपए। यार कसम से सब 5 रुपए के नोट पे ये हैं बनवा रहा है वो। और सत्यजीत 50, तो पंकज 100, 200। ए गधो, तुम लोग वाकई बिल्कुल है गधे हो एकदम। जीके उके तुम लोग के एकदम मैं खत्म है। तो 50 रुपए के नोट पे बना है हम्पी का रथ। 50 रुपीज का जो नोट है, 50 रुपीज में बना है ना हम्पी का रथ। हाँ या ना? 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ बना है, ठीक है। तो ये हम्पी वही है, विजयनगर है। तो देखिए स्टोरी पीछे का बैकग्राउंड समझ लीजिए, विजयनगर पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो एक बात हमने आपको बताया कि विजयनगर जो है ये एक्चुअल में जो रामायण में आपको बताया गया है किष्किंधा, ये वही है। और आज की डेट में अगर देखें वर्तमान में, तो ये हम्पी है। ठीक है। तो हम्पी जो है, पंकज यादव, रानी की वाव है सर, 100 रुपीज। हाँ तो हमें केवल 50 वाले से मतलब है, बाकी तो सारे नोट को हम लेके क्या करेंगे, है ना? हम्पी को किसने तोड़वाया? अरे धैर्य धैर्य धैर्य, धैर्य रखो धैर्य। पूरी कहानी बताएंगे, तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुमको हम अभी पूरा विजयनगर घुमा देंगे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो किसने तोड़ा है ना? सब बताएंगे किसने तोड़ा है। तो विजयनगर के बाद में जो हम्पी है, वो हम्पी वहीं पर जो रथ है वो, आप समझिए जरा। तो एक कहानी समझ में आ गई विजयनगर एक्चुअल में क्या है। तो विजयनगर ये कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है, कर्नाटक में है, और बहुत ताकतवर साम्राज्य था अपने समय का, हिंदू साम्राज्य का बहुत ताकतवर था। और बहुत अच्छा राजा था वहां का जो कृष्णदेव राय, बहुत बेहतरीन राजा, विद्वान, संगीत कला प्रेमी, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, क्या नहीं था। और बेहतरीन मूर्तियां बनवाई हैं, मूर्तियां छोड़ो, मंदिर, कभी टाइम मिले तो आप मंदिर को पढ़िएगा। एक मंदिर है विट्ठल मंदिर, हम्पी में ही है विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य का ही है, जिसको कृष्णदेव राय ने बनवाया है। और इस विट्ठल मंदिर के अंदर ही वो हम्पी का रथ है, याद कर लो। ये हम्पी का रथ किसके अंदर है? एक बहुत बड़ा विट्ठल मंदिर बना हुआ है, वो विट्ठल मंदिर के अंदर ही
विट्ठल मंदिर के जब गेट से अंदर जाओगे तो वो रथ बना हुआ है, जो हम्पी का रथ जो नोट पर है, तो ये विट्ठल मंदिर के अंदर है। और ये विट्ठल मंदिर को बनवाया है कृष्णदेव राय ने, जो बहुत प्रतापी शासक है। तो विट्ठल मंदिर है वहां पर, और वो विट्ठल मंदिर के अंदर ही वो रथ बना हुआ है जो नोट पर है। और इस विट्ठल मंदिर को बनवाया है कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो इसको देखिएगा, आप सर्च करके पढ़िएगा। अब हम, क्योंकि हम मंदिर वंदिर अब आप सर्च कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। हम केवल स्टोरी थोड़ा बता देते हैं। तो ये हो गया विट्ठल मंदिर, ये पॉइंट है सब किसने बनवाया था ये सब। तो हम्पी का रथ वहीं पर है। ये रथ जो आप देखते हैं, ये रथ कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये उसके तर्ज पे बनाया गया। असल में जब कृष्णदेव राय ने देखा था उस कोणार्क के सूर्य मंदिर को, तो उस रथ को जब उन्होंने देखा कि 12 पहियों पर वो रथ बना हुआ था जो सूर्य भगवान का था, और 7 घोड़े उसको खींच रहे थे, तो ये बहुत प्रभावित हुए थे उससे। तो उन्होंने कहा मैं भी ऐसा एक रथ बनवाऊंगा। तो कृष्णदेव राय ने उसी के तर्ज पर वो रथ अपने हम्पी में बनवाया था, जहाँ के वो शासक थे विजयनगर के। तो वही रथ उसी के तर्ज पे बनवाया हुआ है। तो कई लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये कोणार्क का सूर्य मंदिर वाला या समथिंग। तो एक्चुअल में जैसा रथ वहां बना था वैसा ही रथ उन्होंने बनवाया था हम्पी में। तो वो वैसा ही देखने को मिलता है। और इस पे ये असल में गरुड़ भगवान के चित्र बना हुआ है। तो गरुड़ भगवान किसके, गरुड़ जो पक्षी हैं या गरुड़ भगवान कह लो, तो वो किसके वो है विष्णु भगवान के। इसलिए उस रथ को जो है, जो बना हुआ है हम्पी में, वो विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है कि इस प्रकार से ये इनका वाहन है, क्योंकि गरुड़ का उस पर चित्र बना हुआ है। तो उन्हीं को मान के वो बनाया गया है। तो विट्ठल मंदिर एक प्रकार से विष्णु भगवान के लिए। ठीक है, अच्छा, बहुत विशाल मंदिर है, बहुत। और इतना सब तोड़ने के बाद भी आज वो खड़ा है, कम से कम इतनी गनीमत है कि उस पर इतना आक्रमण हुआ है, विजयनगर पे इतना आक्रमण हुआ है जिसकी गिनती नहीं है। और इसको कितनी बार तोड़ा गया होगा, और फिर भी वो मंदिर आज है अभी। मतलब जितना टूट चुका था वो तो गया, फिर भी जितना बचा हुआ है वो है। इसमें है 56 पिलर। कुछ चीजें बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री शुरू करते हैं राजा वगैरह की। ठीक है, तो उस विट्ठल मंदिर में 56 पिलर है। 56 पिलर ऐसे हैं विट्ठल मंदिर में, जहाँ पे वो रथ बना हुआ है, जिसे संगीत निकलता है। जब आप वहां जाएंगे तो कभी मौका मिले जानना, और उसके खंभों पर आप उस पे ऐसे हाथ से ही बजाइएगा। तो खंभों पे जब आप बजाएंगे तो उससे स्वर निकलते हैं, ध्वनि निकलती है। और कितने प्रकार के, 81 प्रकार के वाद्य यंत्र की आवाज निकलती है, हारमोनियम, तबला, मतलब जितना वाद्य यंत्र है किसी की भी ध्वनि निकाल लो उनके खंभों से। तो ऐसे खंभे बनाए गए हैं कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। 1510 के आसपास के बाद ये मंदिर बना है, 15वीं शताब्दी के बाद। और जब कृष्णदेव राय हैं तब उन्होंने ये बनवाया है। और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 के बीच है, तो उसी के बीच ये बना होगा। तो उस समय ये मंदिर बना है, और 56 पिलर्स हैं जो ध्वनि निकालते हैं। और अलग अलग तुम जैसा चाहो वैसा मतलब निकाल लो, लगभग 81 प्रकार के वाद्य यंत्र की ध्वनि निकलती है। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज बड़े परेशान हो गए। वो मंदिर गए, विट्ठल मंदिर, और उन्होंने सोचा कि ये क्या है, मतलब कि पिलर्स पे हम ठोकते हैं और ये आवाज निकलती है। तो वो सोचे कि इसके अंदर कुछ बनाया गया होगा, कुछ अंदर इसके मतलब कोई यंत्र वगैरह लगाया गया होगा जो ध्वनि यंत्र निकालते होंगे। तो उन लोगों ने पिलर को तोड़वाया, सबको नहीं, एक आध पिलर को तोड़वाया, खंभों को, और देखा कि इसके अंदर क्या है। कुछ नहीं निकला, सॉलिड पिलर है, अंदर सॉलिड है पूरा, और उनको कुछ नहीं मिला उसके अंदर। वो अचंभित रह गए अंग्रेज कि मतलब आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया कि आखिर इस खंभों से वो ध्वनि निकलती कैसे है, और क्या है वो। ये कला थी 15वीं शताब्दी की भारत की, मतलब कृष्णदेव राय के समय की, जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना, जिसको आज के इंजीनियर बना क्या पाएंगे, और कोई क्या बना पाएगा इस चीज को, कि मतलब वो सॉलिड पत्थर के खंभों से जो ध्वनि निकल रही है 81 प्रकार की, और अंदर कुछ नहीं है। तो अंग्रेज भी अचंभित है। तब जानने के लिए खंभे तोड़े गए थे, कि उन्होंने देखा कि शायद कोई यंत्र लगा दिया होगा और उससे वो चीज, क्योंकि अंग्रेज मानते इतनी जल्दी थोड़ो थे। तो अंग्रेज के कुछ विद्वान भी थे। आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कोई भी चीज, तो जो भी आए सब रॉबर्ट बुल्सफोर्ड ये सब अंग्रेजी तो थे। तो ये लोग असल में थोड़ा सा हर चीज को सर्च किया करते थे, चीजों को तुरंत नहीं फॉलो करते थे। कुछ नहीं मिला इन्हें, तब ये लोग अचंभित हो गए कि नहीं, वाकई यहाँ की कला जो है और इंजीनियरिंग है बेमिसाल है, और जिन्होंने भी इस कारीगरों ने इसको बनाया होगा वो अद्वितीय है बिल्कुल। ठीक है ना, तो उनका कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एक विट्ठल मंदिर जो है आपका, पढ़िएगा इसके बारे में, ये विजयनगर साम्राज्य का है। और इसी में वो हम्पी रथ है। तो हम्पी रथ इसी के अंदर है, विट्ठल मंदिर के अंदर। और किसने बनवाया है इसको, कृष्णदेव राय ने बनाया। एक दूसरा मंदिर है विजयनगर साम्राज्य में, जिसको बोलते हैं हजारा मंदिर। हजारा मंदिर, ये सब क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जो बताते जा रहे हैं।
ये जो बोलते जा रहे हैं ये याद कर लो बिल्कुल माइंड में, ये सब क्वेश्चन है बिल्कुल रखे हुए। मंदिर किसने बनवाया, ये कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा मंदिर है इसमें हजारा मंदिर। ये हजारा मंदिर वो मंदिर है जिसके खंभों पर रामायण को उकेरा गया है। मतलब इनके खंभों पे पूरी रामायण की कहानी चित्र के माध्यम से बना दी गई है। मतलब क्या कला रही होगी और कैसे कलाकार रहे होंगे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब कौन से ऐसे कारीगर रहे होंगे ये लोग। आज की डेट में तो मिलने ही मुश्किल है। आज के इंजीनियर तो माशा अल्लाह है, ऐसा बना दे घर की भैया खुद ही ना जा पाओ उसमें, है ना। तो तो वहां पे जो हजारा मंदिर है, उस हजारा मंदिर में रामायण की पूरी कहानी को खंभों पे उकेरा गया है पूरा एकदम। मतलब दिखाया गया है कि रामचंद्र जी और ये लक्ष्मण जी, सीता माता, ये लोग जिस जिस तरीके से है उस तरीके से, ठीक है ना। तो पूरा चीज दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मंदिर है विजयनगर साम्राज्य में, या ऐसा कि कौन सा मंदिर है जिसमें रामायण की कहानी को उसके खंभों पर या दीवारों पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस के पेपर में। तो वो हजारा मंदिर है जो आपके विजयनगर साम्राज्य का ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर अंजनी पर्वत है। अंजनी पर्वत के बारे में अगर जानते होगे तो अंजनी पिताजी हैं भगवान हनुमान के। तो भगवान हनुमान के पिताजी, तो वही अंजनी पर्वत है। कहा जाता है कि उस अंजनी पर्वत पर ही इनका शासन चलता था और हनुमान जी वहीं के हैं। जब भगवान राम वहां पहुंचते तो उनकी मुलाकात होती है, ठीक है। यहीं पर नरसिंह भगवान का बना हुआ है मूर्ति। और नरसिंह भगवान की मूर्ति को वैसे तोड़ दिया था जब मुगल का आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रांता आते हैं तो तोड़ दिया गया था। ओरिजिनल वाला तोड़ दिया गया है। लक्ष्मी माता की भी मूर्ति बनी हुई थी, तो अब थोड़ा सा खंडहर टाइप का ही है। फिर उसके बाद इसमें माता सबरी जो जूठे बेर खिलाई हैं भगवान राम को, तो माता सबरी का जो गुफा है वो यही है। तो माता सबरी का भी गुफा यहीं पर है। तो वो बना हुआ है, पूरा मूर्ति वगैरह बनी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि यहीं पर शायद भगवान राम आए थे और माता सबरी ने उनको अपने बेर खिलाए थे, जो भी था। और यहाँ से उन्होंने कहा था कि छुआछूत हमको दूर रखना है। राज रानी जगो भैया, सो कह रही हो, या तो कैमरा ही बंद कर लो फिर। जैसे बाकी किए हुए हैं, तो बाकी कैमरा बंद करके अपना सो रहे जग रहे, क्या मालूम। तो अगर सोना है तो कैमरा बंद कर लो, है ना। हाँ, ठीक। तो ये माता सबरी वाला भी केस पूरा यहीं का है, ठीक है। सुग्रीव से मुलाकात का भी यही केस है। यहाँ पे एक पवित्र तालाब है, पंपा सरोवर। ध्यान रखिएगा, पंपा सरोवर बहुत पवित्र स्थान है विजयनगर में। ये जो मंदिर है ना, मंदिर के पास में ही पंपा सरोवर। वैसे तो 4 तालाब फेमस थे, लेकिन एक है पंपा सरोवर जहाँ पे स्नान वगैरह किया करते थे भगवान राम। हेलो, आ तो रही है वॉइस क्या? वॉइस सर क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज में खरखर आ रहा है। हाँ, मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फिर बारिश होने वाली है, पता नहीं हो न जाए। तो समझ में आ रही है बात? हेलो, हेलो, वॉइस नहीं आ रही? हेलो, वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके। तो ये सब है। अब आपको याद हो गया होगा कि असल में विजयनगर क्या है। क्लियर हो गया? विजयनगर के बारे में क्लियर हुआ कि विजयनगर क्या, कैसा साम्राज्य है ये। तो विजयनगर एक्चुअल में ये है। तो जो बीच में जब मुगल शासन चल रहा है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो उसमें एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसमें शासक जो होगा वो एक हिंदू सम्राट होगा, जो कि हरिहर और बुक्का हैं, 2 भाई हैं वो लोग। और ये पूरी कहानी है आपके विजयनगर की, ठीक है। विजयनगर काफी बढ़िया चलेगा, कृष्णदेव राय के समय का होगा। ये सब कृष्णदेव राय हैं जो मंदिर मंदिर बनवाए, सब कृष्णदेव राय हैं। वही एक बहुत प्रतापी शासक है जिन्होंने पूरा मंदिर बनवाया। एक बहुत ही संपन्न साम्राज्य जिसकी कल्पना करना आपको मुश्किल है कि अपने समय में ये किस तरह का रहा होगा।
जब उसके खंडहर इतने प्रतापी खंडहर देख करके तुम लोग अंदाजा लगा लो, जब जाओगे खंडहर जब देखोगे तो खंडहर अभी बचे हुए हैं वो बताएंगे कि आपको मतलब अपने समय में कितना समृद्ध रहा होगा। कि जब खंडहर उसके इस तरह के है मंदिर वंदिर के समथिंग, तो आपने जब पीक पे रहा होगा 1300 के 1400 के बीच में, तो ये साम्राज्य कितना शक्तिशाली रहा होगा और कितना संपन्न रहा होगा। 4-5 लोगों की सेनाओं ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया था। जो बहमनी साम्राज्य के मुस्लिम शासक थे, अकेले कोई नहीं हरा पाया था। करीब करीब 5 लोगों की संयुक्त सेना पहुंची थी विजयनगर 1565 में। तो 5 राजाओं की संयुक्त सेना गई थी और उन्होंने तालीकोटा के युद्ध में हराया था विजयनगर को 1565। ये बहुत फेमस युद्ध है तालीकोटा का, जब विजयनगर को हराया गया था और वहां पर जो भी शासक था वो हार गया था। बहुत सही तरीके से लड़े थे। अब क्या करते, लेकिन अब ज्यादा संख्या उनकी थी और शासक थे, तो विजयनगर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया 1565 में। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही क्या यार? हेलो, आ रही है ना? क्या है ये, कौन बीच बीच में रोक देता है, कहता है नहीं आ रही नहीं आ रही है। अरे जरूरी है थोड़े कि हमारा ही खराब हो, तुम्हारा भी तो हो सकता है उधर से, अपना भी चेक कर लो यार। तो 1565 की जो ईस्वी 1565 है, उस समय कई शासक होंगे बहमनी साम्राज्य, हम बताएंगे पूरी कहानी उसमें। तालीकोटा का युद्ध होगा और ये बहुत फेमस है, याद रख लीजिएगा तालीकोटा का युद्ध। जब ये विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे पूरी तरीके से, सबको मार दिया जाएगा, पूरा शहर का शहर तबाह कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केवल कुछ आज की डेट में जो आपको दिख रहा है खंडहर, वही कुछ बचे रहते हैं, नहीं तो पूरे साम्राज्य को ही तहस नहस कर दिया जाता है। इसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, यहाँ के शासक थे जो मुस्लिम शासक थे, सब मिल करके आक्रमण किए थे विजयनगर पे और वो खत्म कर दिया जाता है। तो ये कहानी है विजयनगर की जो मेन है, जो इस दौरान आएगा। दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल बाबर तक का जो समय है, इस दौरान एक समृद्धशाली शक्तिशाली साम्राज्य आएगा विजयनगर। ठीक है, तो ये एक आइडिया दिया हमने एक्चुअल में, जिससे आपको विजयनगर समझ में आए। देखो क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते नहीं है, तो उनको जल्दी याद नहीं होती है चीजें। अब इससे एक प्रॉपर माइंड में बन गया कि एक्चुअल में क्या चल क्या रहा है। तो 1336 से लेकर 1650 के बीच का समय आएगा जहां पर ये होगा, और इस दौरान कई सारे शासक आएंगे। दिल्ली सल्तनत में कई सारे शासक आएंगे, ठीक है, और उधर से मुगल काल आएगा। आप देखो 1336 में एमबीटी का शासनकाल चल रहा है। एमबीटी के शासनकाल के बाद देखोगे तो कौन आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा, फिर नासिरुद्दीन महमूद आ जाएगा दिल्ली में, फिर उसी के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद भी आ जाएंगे, फिर लोधी भी आ जाएंगे। तो ये पूरा शासनकाल इधर चल रहा होगा और साउथ में उधर विजयनगर चल रहा होगा, इस तरह से होगा। कहानी समझ में आई सबको? बढ़िया कहानी थी, ठीक है। तो विजयनगर के 2 मेन मंदिरों के नाम बता दो। अच्छा, एक और मंदिर है, एक और मंदिर इंपॉर्टेंट है, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। एक और मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विरूपाक्ष जो है वहां के देवता हैं। ये मतलब ये लोग मानते थे विजयनगर के लोग कि असल में जो विजयनगर सम्राट विजयनगर है, ये विरूपाक्ष जी ने बताया है। मतलब विरूपाक्ष वहाँ के मेन देवता माने जाते हैं। जैसे काशी की बात करो, वाराणसी की, तो भगवान शंकर को माना जाता है, शिव जी को माना जाता है कि अपने त्रिशूल पर इन्होंने काशी को रखा हुआ है। तो जैसे वाराणसी की बात होती है ना काशी की, तो उन्होंने कहा कि उनके त्रिशूल पर ये है, मतलब इस तरह से मान्यता है। तो इस तरह से जैसे हम लोग उधर बात करते हैं विजयनगर की, तो वहां के लोग विरूपाक्ष को मानते हैं। विरूपाक्ष शिव भगवान है, शंकर भगवान ही है विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शंकर भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में विरूपाक्ष जो है वो आपका मंदिर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मंदिर है। तो 3 हो गए। एक आपका विट्ठल मंदिर जहाँ पे हम्पी का रथ है, वो जो नोट पर बना हुआ है, ठीक है, वो विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। और जो विरूपाक्ष मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है। और जो हजारा मंदिर है, जो राम मंदिर है, जहाँ पर आपका रामायण की आकृति वगैरह उकेरी गई है। तो ये 3 आपके मेन है। मंदिर इस तरह के बनाए गए, जब आप विरूपाक्ष मंदिर को देखोगे, विरूपाक्ष मंदिर इतना बेहतरीन डिजाइन है। आप उसके किसी भी रूम में चले जाइए, इस तरह से वो डिजाइन है कि मतलब रोशनी आती रहेगी। उसके ऊपरी सिरे पे हर जगह पे एक होल टाइप का छोड़ा गया है, चाहे कितना भी अंदर वो रूम हो, कितना भी अंदर सूर्य की रोशनी पहुंचेगी ही पहुंचेगी।
तो ये एक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिसका मतलब आज की डेट में बना पाना इतना आसान नहीं है। उस मंदिरों को जब वो बनाया गया होगा तो कैसे कलाकार थे उस समय, बनाया गया होगा वो। वहां पे ध्यान के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा है, देश विदेश सब जगह से आते हैं लोग। अच्छा, हम्पी वाला जो है वो यूनेस्को में शामिल, आपको पता होगा, यूनेस्को की विरासत में है वो। जो हम्पी का जो रथ बना हुआ है वो पूरा आपका हम्पी जो है वो यूनेस्को की विरासत में शामिल है। तो अब वो संरक्षित है, तो अब वहां पे आप ज्यादा इधर उधर के काम नहीं कर सकते, वो पूरा संरक्षित कर दिया गया है, तो यूनेस्को की विरासत में शामिल हो चुका है वो। ठीक है, तो ये पूरी चीज आपकी वहां पे चल रही है। अब आते हैं हम लोग विजयनगर के स्थापना पर, और जो उसके मेन शासक है उनके ऊपर। 1336 में, 1336 में, 1336 में देखिए, ऐसे समझ लो कि पहले जो हरिहर और बुक्का हैं, ये लोग 5 भाई हैं जिन्होंने स्थापना करी है, और ये लोग सामंत हैं। एक्चुअल में वहां पर जो एक वंश वगैरह चल रहा है, वारंगल, वारंगल तेलंगाना की राजधानी थी, तो वारंगल में काकतीय वंश चलता था, काकतीय वंश। ठीक है, तो काकतीय वंश चल रहा था, तो उसके सामंत थे ये लोग। जो वारंगल समझ रहे हो ना, तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। तो वारंगल में काकतीय वंश चल रहा था, तो इसके ये लोग सामंत थे, पहले पहले शासक नहीं थे, सामंत थे। इनके पिता थे संगम। जो हरिहर और बुक्का हैं जिन्होंने स्थापना की है, तो इनके पिता हैं संगम। ठीक है, संगम है इनके पिता। तो संगम इनके पिता हैं, और उन्हीं के नाम पर संगम वंश पड़ेगा। ये वो संगम नहीं है जो पीछे पढ़ा चुके हैं प्राचीन में, वो संगम तो उधर ही था। ये संगम दूसरा है, इनके पिता के नाम पे पड़ेगा। तो इनके पिता का नाम है संगम, और उन्हीं के नाम पे संगम वंश पड़ेगा, जिसमें ये हरिहर और बुक्का को कहा जाएगा। हाँ, साउथ में एक मूवी बनी है रुद्रमा देवी, तो रुद्रमा देवी वाला जब देखोगे ना, एक मूवी बनी हुई है साउथ की रुद्रमा देवी का, रुद्रदेव, काकतीय वंश के सम्राट, सम्राट रुद्रदेव। तो एक कहानी वहां से ली गई है, बट उसमें थोड़ा अतिशयोक्ति है। हाँ, प्रतापी शासक थे, नो डाउट, लेकिन रुद्रदेव असल में जो थे वो तुरंत अधीनता स्वीकार कर लेते थे। मूवी वाले में तो बहुत प्रतापी दिखाए गए, लेकिन एक्चुअल में वो तुरंत बहमनी साम्राज्य जब आक्रमण करता था तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते। तो तो ध्यान रखिएगा, संगम है, संगम इनके पिता है, जिनके नाम पर ही संगम वंश पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो विजयनगर साम्राज्य पे, उस पे सब, उस विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों का शासन होगा। हमारी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि विजयनगर साम्राज्य क्लियर हो जाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जरूर हरिहर और बुक्का करेंगे, लेकिन इस विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों का शासन होगा। अब स्टूडेंट इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा दिल्ली, तो दिल्ली पे कितने वंशों ने शासन किया? एक्चुअली 5 वंशों ने शासन किया ना। पहले तो हम दिल्ली सल्तनत रहे थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में 5 वंशों ने शासन किया। कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो पढ़ा हमने दिल्ली साम्राज्य। इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, ये एक साम्राज्य है, तो साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ 4 वंशों का शासन चलेगा। एक होगा इसमें संगम, जो सबसे पहला है, तो हम एक एक करके आपको बात करेंगे। इसके बाद सालू आएगा, फिर तुलु आएगा, फिर अराविडू आएगा। अब क्योंकि अब साउथ के हैं तो इनके नाम ऐसे ही होंगे, उत्तर वाले तो थोड़े ठीक ठाक थे, अब साउथ वाले नाम ही ऐसे होंगे। तो संगम होगा, सालू होगा, तुलु होगा, अराविडू होगा। 4 वंशों का शासन होगा विजयनगर पे। तो बताइए कितने वंशों का शासन होगा विजयनगर साम्राज्य पे? कितने? 4। क्लियर? पहला संगम वंश, दूसरा सालुव वंश, सालुव वंश, तीसरा तुलुव वंश, तुलुव वंश, और चौथा होगा अरावीडू वंश। तो हरिहर और बुक्का है संगम वंश के, जो सबसे पहला है। तो संगम वंश के हैं हरिहर और बुक्का। ठीक है, और जो आपके आएंगे कृष्णदेव राय, यह है तुलुव वंश के, तीसरा जो वंश आएगा, तब आएंगे कृष्णदेव राय, जब मेन प्रतापी शासक जो है वो तीसरे वंश में आएंगे। ठीक है, तो 4 वंशों का शासन इस पे होगा। ठीक है, चलिए, तो पहले सामंत थे काकतीय वंश के, जो थे सामंत। फिर उसके बाद ये लोग एक जगह पड़ती है कामपिल्य, कर्नाटक में एक राज्य था कामपिल्य। तो सबसे पहले जो इनके पिता थे संगम, जो हरिहर और बुक्का के पिता थे संगम, वो लोग सामंत थे, और फिर बाद में वो कामपिल्य चले जाते, कामपिल्य राज्य जो कर्नाटक का है। तो कामपिल्य के ये लोग मंत्री बन जाते हैं।
अब सामंत से ये लोग मंत्री बन जाते हैं कामपिल्य के, और कामपिल्य में रहते हुए ही ये लोग फिर जो हरिहर और बुक्का है, चौथा वाला अरावीडू है, वो नोट्स अभी हम सेंड कर देंगे ना, तो देख लेना, अरावीडू है। तो कामपिल्य में ये मंत्री बनते हैं वहां से। तो वही बताया ना कि जब एमबीटी आक्रमण करेगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ से सब कुछ नष्ट कर देगा पूरा, कामपिल्य को बुरी तरह से लूटेगा पूरा। अच्छा, इस समय की खतरनाक स्थिति ऐसा समझो, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता था वहां की जनता को। ये दोनों लोग खतरनाक थे, हम किसी एक को नहीं कहेंगे, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य का था या बहमनी था या समथिंग। ये लोग ऐसे राजा थे जो पूरी के पूरे राज्य को ही उजाड़ देते थे। मतलब पहले तो तब भी कुछ ठीक रहा करता था, लेकिन ये लोग जब किसी पे आक्रमण करते थे ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां के जनता को होता था। राजा वगैरह तो चाहे भाग जाते थे या कहीं चले जाते थे, पूरी जनता को मार दिया जाता था। मतलब पूरा का पूरा जला दिया जाता था, शहर ही, शहर पूरा खत्म हो जाता था, खंडहर बन जाता था। तो बहुत बुरी स्थिति थी जब इस समय लड़ाई हुआ करती थी। ठीक है, ये अपने दिखाने के लिए कि मैं प्रतापी हूँ, वो कहता था मैं प्रतापी हूँ, इस वजह से जनता इस पे पिसती थी और पूरी की पूरी खत्म हो जाती थी। तो कामपिल्य पे भी ऐसा हुआ, कामपिल्य पे बहुत तबाही मचाई गई, बहुत ज्यादा तबाही। जहाँ पे ये लोग हरिहर और बुक्का लोग थे, सब कुछ खत्म कर दिया गया, लेकिन हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया, और हरिहर और बुक्का को एमबीटी के दरबार में ले जाया गया था, जहाँ पे वो मुस्लिम उसको बनाया गया, कहानी हम बता चुके हैं। फिर वहां से वो छूटते हैं तो वापस आते हैं यहाँ पर, तो विद्यारण्य के कहने पर वो लोग हिंदू धर्म ग्रहण करते हैं, और फिर वो साम्राज्य स्थापित करते हैं विजयनगर की। तो यहाँ से 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है। ठीक है, और पहला वंश आता है संगम वंश, और संगम वंश के लोग बनते हैं। तो क्लियर हुआ सबको ये कहानी? ठीक है, चलो एक हम फिगर दिखाते हैं। तो आज हम बीच की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने की। अगली वाली क्लास में हम आपको पूरे शासक बताएंगे क्रम से, कि पहले हरिहर आया है, फिर बुक्का आया है, फिर हरिहर 2 आया है, फिर देवराय आया है, देवराय 2 आया है ना। इस तरह से शासक आते जाएंगे, फिर तो उस समय कंफ्यूजन बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए आज जो बता रहे हैं उसको आज की क्लास समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी कल की फिर। तो हम एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, उसको जरा ध्यान से देखना। देखो जरा सभी, जरा देखना इसको। ये साउथ में चल रहा है सब, ये सब साउथ में चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये बहमनी साम्राज्य, बहमनी, बहमनी साम्राज्य, और यहाँ के शासक है मुस्लिम। ठीक है, ये नीचे जो है ये विजयनगर साम्राज्य, ये है विजयनगर, ये नीचे विजयनगर साम्राज्य, और इसके शासक है हिंदू। तो जो नीचे का साउथ का एरिया है, ये जो साउथ यहाँ से नीचे का एरिया जो है, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य चल रहा है, पूरा विजयनगर साम्राज्य चल रहा है, जिसमें हरिहर और बुक्का वगैरह है। ऊपर जो है ये मुस्लिम शासक है, ये वाले एरिया में बहमनी साम्राज्य चल रहा है। और इसके ऊपर देखो, महाराष्ट्र के ऊपर जब जाओगे तो गुजरात, ये दिल्ली सल्तनत चल रहा है। तो ठीक इसके ऊपर दिल्ली सल्तनत चल रहा है। कहानी समझ में आई? तो ये जो साउथ का एरिया चल रहा है, ये दक्कन के एरिया है। तो यहाँ पर देखो आसपास ही है सब। अब देखो ना कितना क्लोज है बहमनी, और ये दोनों कितने क्लोज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई तो होगी ही होगी। तो बहमनी साम्राज्य और ये जो साम्राज्य है बहुत बिल्कुल आसपास है, जो विजयनगर साम्राज्य है, और ये साउथ में है दोनों। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बाद आसपास लड़ाई होती ही रहेगी, है ना, हमेशा लड़ाई होती रहेगी। ऊपर दिल्ली साम्राज्य है, तो दिल्ली सल्तनत थोड़ा दूर है ना, तो दिल्ली सल्तनत से हर बार नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो देख लिया आप लोगों ने, मैप देखा सबने, मैप देख लिया, एक आइडिया मिला कि नीचे का जो एरिया है असल में कर्नाटक, और इसके नीचे का जो एरिया है ये एक्चुअल में ये पूरा क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य का, और ठीक इसके ऊपर का क्षेत्र जो चल रहा है वो बहमनी साम्राज्य चल रहा है। तो अब एक तरफ हिंदू शासक है, एक तरफ मुस्लिम है, लड़ाई होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दोनों लड़ते ही रहेंगे, साम्राज्य जब तक रहेंगे तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक शासक रहेगा, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक लड़ाई होती रहेगी। अब दूसरी चीज समझना, एक और चीज दिखाते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं।
तो देख आज सब चीजें क्लियर कर लेना ताकि आगे जब हम सुन चीजें बताएं तो याद रहे। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो स्टूडेंट, हम कुछ बता रहे हैं उसको याद करना है सबको। यहाँ जरा कृष्णा नदी को देखो, ये है कृष्णा नदी, दिख गई सबको? ये नीली वाली कृष्णा नदी है, दिख गई कृष्णा नदी? तो ये कृष्णा नदी यहाँ से जा रही है यहाँ तक, ये कृष्णा नदी यहाँ से ये जा रही है, ये कृष्णा नदी जा रही है, ये कृष्णा नदी है, ठीक है। तो यहाँ से कृष्णा नदी यहाँ से होते हुए ये जा रही है और यहाँ गिर रही है। समझ में आई बात सबको? हाँ या ना? कृष्णा नदी दिख गई? आगे बढ़े। दिल्ली ये जो कृष्णा नदी है इसके नीचे, कृष्णा नदी के नीचे, अच्छा उससे पहले एक चीज और समझ लो। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। इस तुंगभद्रा को देखो, ये तुंगभद्रा ये जा रही है, तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा, ठीक है। तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी ये दोनों क्षेत्र ये आ रहे हैं। तो यहाँ से आकर के जब कृष्णा नदी ऊपर से आएगी और नीचे से जब तुंगभद्रा जाएगी तो एक जगह पर दोनों मिलेंगे, ये स्थान मिलेंगे, ठीक है। इनके मिलने के स्थान के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब का क्षेत्र। दोआब, जहां पर दो नदियां मिले और दो नदियों की पानी जहां पर मिलता है तो वो पूरा क्षेत्र कहलाता है दोआब का क्षेत्र। तो ये पूरा क्षेत्र दोआब का क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो आपका दोआब का क्षेत्र है, जहां पर ये मिल रहा है, ये दोआब का क्षेत्र है, ठीक है। समझ लो जो बता रहे हैं स्टूडेंट, हम तभी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा फिर। तो कृष्णा नदी यहाँ से ये जा रही है, कृष्णा नदी ये चीज आपकी यहाँ से जाते हुए ये बढ़ते हुए आगे आगे बढ़ रही है और तुंगभद्रा नदी यहाँ से यहाँ जाकर मिल रही है। तो बीच में एक क्षेत्र पड़ रहा है, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं दोआब का क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र दोआब का क्षेत्र, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 30,000 वर्ग मील के आसपास का है, ठीक है, 30,000। तो जो संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये पूरा जो दोआब का क्षेत्र है वो ये है। तो दोआब का क्षेत्र उसे कहते हैं जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र माना जाता है। और इसमें एक जगह है रायचूर, याद कर लो आज ही, आज ही इसका नाम याद कर लो। तो इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है रायचूर, ठीक है, रायचूर जगह। तो ध्यान रखिएगा, ये कृष्णा नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब का क्षेत्र है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है उस जगह का नाम है रायचूर, ठीक है। पूरी लड़ाई इसके लिए होती ही रहेगी, इस रायचूर के लिए भयंकर लड़ाई होगी इस जगह के लिए, बताएंगे कहानी आपको इसकी, तो याद कर लीजिएगा इस नाम को। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये जगह आपकी पड़ेगी, लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा जो दोआब का क्षेत्र है वो ये है, ठीक है। अच्छा, ये याद हो गया सबको? अच्छा, दूसरा समझिए, तुंगभद्रा के पास में विजयनगर बनेगा। ये तुंगभद्रा नदी जो है, इस तुंगभद्रा नदी के पास ही विजयनगर जगह जो है वो बनेगी। वैसे विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन विजयनगर मेन जो जगह है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, मेन जो जगह है। जैसे विजयनगर या हम्पी बोलोगे ना, तो हम्पी जाओगे तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तो ये यहाँ पर बसा हुआ है, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हुई? अच्छा, कृष्णा नदी के नीचे का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी के नीचे का जो क्षेत्र है ये है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो एक्चुअल में कृष्णा नदी के नीचे है। तो कृष्णा नदी के नीचे जो साम्राज्य चल रहा है वो विजयनगर चल रहा है। कृष्णा नदी के ऊपर जो चल रहा है वो बहमनी चल रहा है। कृष्णा नदी के ऊपर जो चल रहा है वो बहमनी चल रहा है। तो ये कृष्णा नदी के ऊपर बहमनी साम्राज्य हो गया और इसके नीचे जो चल रहा है वो विजयनगर साम्राज्य हो गया। तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका विजयनगर बसा हुआ है जो एक्चुअल है, जहां से राज्य हो रहा है, शासन चल रहा है, और विजयनगर पूरा शासन कर लेगा साउथ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो है दोआब का क्षेत्र, कृष्णा और तुंगभद्रा। क्या स्टूडेंट हमारी बात क्लियर हुई आपको? जितनी चीजें हमने बताई वो क्लियर हुआ ना? ये बहुत जरूरी है जिससे चीजें याद हों, है ना। अगर ये समझ गए, विजयनगर साम्राज्य तुरंत समझ में आ जाएगा। कृष्णा नदी जो बह रही है, कृष्णा नदी के नीचे का जो क्षेत्र है ये पूरा विजयनगर साम्राज्य का है। विजयनगर एक जगह है जो हम्पी के नाम से जाना जा रहा है, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है।
और यही जब पूरा शासन होगा और धीरे धीरे पूरा साउथ विजयनगर साम्राज्य के अंडर आ जाएगा। कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र देख रहे हैं वो बहमनी साम्राज्य चल रहा है, जो मुस्लिम शासक का है। और जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की जगह है, उसको दोआब का क्षेत्र बोलते हैं। बहुत उपजाऊ जगह होती है, बहुत जगह। बहुत पहले से लड़ाई चल रही है इस क्षेत्रों के लिए, कृष्णा और तुंगभद्रा। चोल और चालुक्य प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तो तब से लड़ाई चल रही है। और हर शासक जो भी आता गया है उस क्षेत्र के लड़ाई होती रही है। पहले चोल और चालुक्य में लड़ाई हुई, फिर यादव वंश आया था, उसके बीच लड़ाई हुई थी। पांड्य वंश आया था, चेर आए थे, उनके बीच लड़ाई होती रही। फिर मध्यकालीन में आपके ये बहमनी आ गए और ये लोग आए, इनके बीच लड़ाई होती रही। आज की डेट में भी राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है नदियों के पानी को लेकर। ये वही क्षेत्र है जहाँ लड़ाई चल रही है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखोगे ना तो आसपास के जो राज्य हैं आपस में लड़ ही रहे हैं उसके पानी के लिए। तो पुराना इतिहास है, लड़ाई हो ही रही है इस जगह के लिए। तो जो दोआब का क्षेत्र है ये लड़ाई का क्षेत्र ही था, बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ। इसमें हर कोई शासन करना चाहता है, हर राजा शासन करना चाहता है, और यही मेन कारण है इसके लड़ाई का। और उसमें एक जगह है रायचूर। रायचूर जो जगह है दोआब का क्षेत्र, वो बहुत, उस पर हर बार आक्रमण होगा। तो दोआब का क्षेत्र क्लियर हुआ सबको? कहानी समझ में आ रही है विजयनगर की और बहमनी की कि क्या चल रहा है, मतलब कहाँ पर हैं ये लोग? अब दूसरा समझिए जरा, थोड़ा सा और आज पूरा चीज क्लियर कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आज केवल ये सब चीजें देख लो, फिर हम कल से पूरा साम्राज्य करेंगे। फिर बार बार ना कहना ये कहाँ है, ये कौन है। देखो जरा अभी थर्ड देखो स्टूडेंट, ये जो फिगर है ये पश्चिमी घाट पड़ता है। ये इधर का जो है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है भाई। ये उधर वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लेकर के आपका ये केरल नीचे तक का है। ये बीच में इधर चल रहा है आपका कौन सा, ये सब ये आपका इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य चल रहा है, इसके नीचे विजयनगर चल रहा है, इसके ऊपर जो चल रहा है आपका बहमनी चल रहा है। ऊपर दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत से ज्यादा लड़ाइयाँ उस तरह की नहीं हुई हैं। मेन जो है बहमनी वगैरह की चल रही थी आपस में। और ये जो हरे कलर में दिख रहा है आपको, हरे कलर में, ये सब है कोंकण का क्षेत्र। इन्हें कहा जाता है कोंकण का क्षेत्र, कोंकण, कोंकण का क्षेत्र। तो ये जो पूरा तटीय इलाका दिख रहा है आपको, ये कोंकण का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। कोडिंग नहीं, कोंकण। कोडिंग का मत समझो, कोडिंग से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीजें समझाने के लिए। तो कोंकण है, कोंकण ये पूरा पड़ता है। कोंकण असल में एक जगह होती है जो गोवा वगैरह के पास पड़ता है, पूरा वो एक है, बट ये पूरा एक कोंकण का क्षेत्र कहा जाता है इसे, कोंकण क्षेत्र, ठीक है। बहुत उपजाऊ है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है कोंकण के क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट है और ये जो सागर पड़ेगा इधर, ये सागर है, इस सागर और इधर का क्षेत्र बीच में ये पूरा कोंकण का क्षेत्र पड़ता है। तो उत्तरी और दक्षिणी कोंकण कहते हैं। दूसरी लड़ाई इस क्षेत्र के लिए होगी, कोंकण क्षेत्र के लिए, ये उपजाऊ क्षेत्र है। हाँ, पूरा साउथ तक जाएगा ये। तो एक लड़ाई होगी आपके दोआब क्षेत्र के लिए जो कृष्णा और तुंगभद्रा का है, वहां के लिए लड़ाई होगी। और एक दूसरी पढ़ाते समय कोंकण शब्द आए तो आप समझ जाइएगा कोंकण इसकी बात हो रही है, ये पूरे क्षेत्र की बात हो रही है जो फर्टाइल है। और जब भी हम कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब की बात करेंगे तो वो वहां की बात हो रही है जो बीच में है। एक है तीसरा जिसके लिए लड़ाई होगी, एक तीसरा क्षेत्र है जिसके लिए इनके बीच लड़ाई होगी। अब उसको समझिए कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसके लिए लड़ाई चलेगी। ये है थर्ड क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र ये है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये उधर का क्षेत्र है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के आसपास का पूर्वी का क्षेत्र है, ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। तो ये है कृष्णा नदी, ठीक है, ये कृष्णा नदी है। ऊपर से आ रही है गोदावरी, ये गोदावरी आ रही है, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी आ रही है, ये गोदावरी आ रही है, और बीच में ये क्षेत्र है, बीच में ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी एक डेल्टा होता है, ये पूरा क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है। तो कृष्णा और गोदावरी का ये डेल्टा क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी का ये डेल्टा क्षेत्र। तीसरी लड़ाई इसके लिए होगी, भयंकर लड़ाई होगी इस क्षेत्र के लिए। तो ये जो कृष्णा और गोदावरी का, नीचे से कृष्णा नदी जा रही होगी, ऊपर से एक गोदावरी आ रही होगी। तो ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश और इस तरफ का पड़ेगा।
आप जान ही रहे हो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है, ये पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा ये सोर्सफुल है, बहुत रिसोर्सफुल है। आज की डेट में यहाँ पे गैस के क्षेत्र मिले हुए हैं, जो रिलायंस को ठेका दिया गया है, जो हरे कलर में दिख रहा है, ये आपको गैस के क्षेत्र ही है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये, यहाँ के लिए लड़ाई होगी। तीन क्षेत्रों के लिए लड़ाई चलेगी, भयंकर लड़ाई। एक कृष्णा और तुंगभद्रा के लिए चलेगी, ठीक है, जो आपका दोआब का क्षेत्र है। दूसरा कोंकण के क्षेत्र के लिए चलेगी, जो उधर का क्षेत्र है पश्चिमी घाट का। और तीसरा चलेगा कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के क्षेत्र के लिए। इसमें तो बहुत लोग शामिल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के रेड्डी शामिल हो जाएंगे इसमें, नीचे वारंगल शामिल हो जाएगा, बहमनी शामिल हो जाएंगे, विजयनगर साम्राज्य शामिल हो जाएगा, उड़ीसा के शासक आ जाएंगे। करीब करीब 4 से 5 क्षेत्र के शासक इस कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के लिए लड़ेंगे, क्योंकि बहुत रिसोर्सफुल है। हर कोई चाहेगा कि मेरा शासन इस पर हो जाए और मुझे यहाँ से टैक्स मिले। तो ये देखो, हम समझाना इसलिए चाहते हैं स्टूडेंट। अब अगर आप लेक्चर देखें ना, तो आपके लिए एसएससी वगैरह में ये सब डिटेल में लेक्चर नहीं दिया जाता। आप कोई भी वनडे का देख लीजिएगा, वनडे में ये सब लेक्चर नहीं दिए जाते। वनडे में सीधे शुरू किया जाता है हरिहर और बुक्का से, ठीक है, बताते हुए खत्म कर दिया जाता है। ये सब केवल जो स्टेट लेवल के होते हैं उनमें ये सब पूरी चीज समझाई जाती है, तो पूरा क्षेत्र वगैरह सब हमने कोशिश इसलिए किया था आज कि जिससे एक आइडिया मिले, है ना, लॉन्ग टाइम तक याद कर सको एक्चुअल में परिस्थिति क्या है, इसलिए हमने समझाया। नहीं तो हम भी शुरू कर देते वहां से। अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि विजयनगर मतलब क्या है, साउथ में क्या क्षेत्र चल रहा है और किस चीज के लिए ऐसी लड़ाइयाँ चलेंगी। तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया आपको। अब पढ़ने में मजा आएगा। अब जब चीजें पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि असल में विजयनगर में क्या चल रहा होगा। तो 3 क्षेत्रों के लिए लड़ाइयाँ होंगी, समझ गए आप लोग? 3 क्षेत्रों के लिए लड़ाइयाँ होंगी। पहला कौन सा? पहला कौन सा? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी स्टूडेंट, क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी लिखो। एग्जैक्ट नाम लिखना है, सिविल का एग्जाम देना है, जल्दी लिखो तीनों क्षेत्र के बारे में। हाँ, तीन क्षेत्र पढ़ेंगे। एक रायचूर का क्षेत्र पड़ेगा, रायचूर की जगह आप याद कर लो दोआब का क्षेत्र, कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब का क्षेत्र, ये याद कर लो। तो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब का क्षेत्र है उसके लिए होगा। दूसरा होगा कोंकण का क्षेत्र, बहुत उपजाऊ है, जो पश्चिमी घाट की तरफ पड़ेगा। तीसरा होगा कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है ये, ठीक है। तो अगर हम सीमा देखें तो विजयनगर के लिए देखें तो कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के नीचे जो है वो पूरा विजयनगर साम्राज्य रहेगा, और जो उसके ऊपर है वो बहमनी रहेगा। तो बहमनी क्या है, आपके मुस्लिम शासक हैं, और कृष्णा कौन है आपके, अरे सॉरी, विजयनगर कौन है आपके, हिंदू शासक है। क्लियर है? आइडिया हो गया सबको? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, क्लास हम खत्म करने वाले हैं, बस जल्दी जल्दी देखें आज की क्लास का पूरा जो सार है वो क्या है। आंसर देना है आप लोगों को तुरंत। जल्दी बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 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 राफिया, बहुत जल्दी आंसर आया है। हरिहर और बुक्का, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया भाई। महिमा, कांक्षा, पिंकी, सबने आंसर दे दिया, हरिहर और बुक्का। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और बाकी बहमनी अभी बताया नहीं है, तो ठीक है। बाकी दिल्ली सल्तनत में एमबीटी का शासन हो, आपको क्लियर ही रहेगा। अच्छा, इस समय क्या घटनाक्रम बताइए, विजयनगर के समय क्या क्या चल रहा है? विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई है, तो विजयनगर साम्राज्य जब 1336 से 1650 के बीच का घटनाक्रम बताइए कि कौन कौन है इस समय। जल्दी से लिखिए कि विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा है 1336 से 1650, तो कुछ नाम बताए थे हमने कि इस समय क्या चल रहा है देश में, मतलब कौन कौन शासन कर रहा है। तो इस समय पूरे देश की अगर बात करें तो किसका किसका शासन चल रहा है। जब दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य रहेगा तो पूरे भारत में क्या चल रहा है। पुर्तगीज आ गए हैं 1498 में, ठीक है। साक्षी पांडे, वेरी गुड। आकांक्षा, बहमनी, बाबर, पुर्तगाली, एक ही बार में सब लिख दिया है ना। तो अच्छा,
और देखिए जरा, बहमनी, गोलकुंडा, बीदर, बरार। अरे सब लिखने की जरूरत नहीं है, बहमनी के बारे में बस कह लो, बहमनी साम्राज्य, वो उन्हीं का साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य। समझ गए आप लोग? तो इस घटनाक्रम में कई चीजें चल रही हैं, इसको शॉर्ट में समझ लो। कैसे याद करोगे? पहला, दिल्ली सल्तनत चल रहा है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दूसरा, बहमनी साम्राज्य आ गया है, विजयनगर तो है ही, और साथ में पुर्तगाली आ गए हैं। चार मेन घटनाक्रम चल रहा है। पुर्तगाली आ चुके हैं 1498, कालीकट में पहुंचे हैं वो। उनकी कहानी हम आधुनिक साम्राज्य में समझाएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पुर्तगाली का आगमन हम आधुनिक में पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत में। तो 1498 में पुर्तगाली आ गए, दिल्ली सल्तनत चल रहा है, और बहमनी चल रहा है, और विजयनगर चल रहा है। तो चार साम्राज्य एक प्रकार से चल रहा है। पुर्तगाली का भी बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, वो एक व्यापारी है, अभी वो धीरे धीरे स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये घटनाक्रम क्लियर हुआ? क्या आज की क्लास आपको आइडिया है, समझ में आ गया स्टूडेंट? है ना? अब विजयनगर के बारे में थोड़ा आइडिया मिला ना? देखो, टाइम हमने इसलिए दिया क्योंकि हमको पता है कि विजयनगर के बारे में बहुत जानकारी आपको नहीं है, क्योंकि जब हमने भी पढ़ा था, देखो एक चीज होती है, वो वही समझ सकता है जो उसको उस तरह से जानता होगा। अब हम भी जब पढ़े थे तो हम भी मुगल काल को बहुत अच्छे से जानते थे, हम भी शाहजहां इन लोग को बहुत अच्छे से पढ़े थे जब हमने भी स्टार्ट किया था। विजयनगर के बारे में हमको भी जानकारी उतनी नहीं थी। ठीक है, तो हमने भी यही सोचा कि जो नया स्टूडेंट होगा वो विजयनगर को उतना नहीं जानता, तो उसको जल्दी क्लियर नहीं होंगी चीजें। इसलिए समझाना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में चल क्या रहा है और क्या क्या स्थितियां हैं, जिससे उसको अच्छे से क्लियर हो विजयनगर को पढ़ने में। तभी आप क्लियर कर पाओगे, नहीं तो मुगल साम्राज्य में खो जाओगे और विजयनगर आप भूल जाओगे। तो इस तरह से चीजें इस समय चल रही हैं। तो दो चार चीजें हमने बताई थी, मंदिर याद रख लीजिएगा, बार बार हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वनडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्ठल मंदिर, हजारा मंदिर, और तीसरा मंदिर जो है आपका विरूपाक्ष मंदिर, बनवाया किसने? कृष्णदेव राय। इनका नाम आया हुआ है, कृष्णदेव राय का नाम आया हुआ है। और वो चीज पूछी हुई है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जो जहां से संगीत के स्वर निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आपका विट्ठल मंदिर है। और रामायण का जो उकेरा गया है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बना हुआ है हजारा मंदिर का। तो ये कुछ मेन मेन क्वेश्चन बने हुए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आज की क्लास खत्म करते हैं, कल हम लोग शासक शुरू करेंगे। अब कल हम लोग के जो शुरू होगी वो पूरा एक एक करके शासक शुरू होगा कि कौन कौन एक्चुअल में शासन करेगा। यहाँ पे चारों वंशों का हम एक एक करके करेंगे। और जब जब हम लोग, जब हम देखना ध्यान से सुन लो, अभी जब हम दोआब का क्षेत्र बोलेंगे, जब हम बोलेंगे दोआब का क्षेत्र, तो ये समझिएगा कृष्णा और तुंगभद्रा को। जब भी हम बोलेंगे कि इस दोआब के लिए लड़ाई होगी तो बहमनी आक्रमण करेगा दोआब के क्षेत्र में, तो इस यानी कि वो आक्रमण करेगा कृष्णा और तुंगभद्रा पर, जो बीच का क्षेत्र है। तो वहां पे मुदगल किला है, वहां रायचूर है, वहां पे कई सारे क्षेत्र, वहां पे आक्रमण होगा जब हम दोआब बोलेंगे। जब हम कहेंगे डेल्टा का क्षेत्र, तो डेल्टा का क्षेत्र का मतलब होगा ये कृष्णा और गोदावरी के बीच की बात हो रही है, जो वो उधर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो ये वहां के लिए लड़ाई होगी। जब हम कहेंगे कोंकण वाला क्षेत्र, तो ये आप समझिएगा कि ये पश्चिमी घाट की तरफ का क्षेत्र है, इसके लिए लड़ाई हो रही है। क्यों ऐसी लड़ाई होगी? बंदरगाह के लिए लड़ाई होगी। असली लड़ाई है बंदरगाह। जो कोंकण का क्षेत्र है ना, यहाँ गोवा बंदरगाह पड़ता है, और गोवा बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गोवा बंदरगाह से व्यापार होगा। ये चीजें हम समझाएंगे आपको, सब बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तीनों क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगी। आज के लिए खत्म करते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, चलिए सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए सभी लोग। आज कंप्लीट करते हैं। और जो सीट भेजे हैं क्वेश्चन, देखो आज इसलिए नहीं लगवाया हमने, हम चाह रहे थे क्वेश्चन लगवा दें, लेकिन आप लोगों ने, कई लोगों ने क्वेश्चन सीट देखा नहीं है, तो एक बार वो दिल्ली सल्तनत वाली क्वेश्चन सीट देख लीजिएगा, कोशिश करना बन जाएगा, नहीं तो फिर हम सॉल्व कराएंगे उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू। लीव करते हैं सब लोग।